ओके सो आज वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ चुके हैं एंड दीज आर द क्वेश्चन. इफ यू वांट टू राइट, टेक द स्क्रीनशॉट एंड कीप ऑन मैचिंग. एंड आज हमारा पूरा जीएस पेपर 1 के सारे सेगमेंट हो जाएंगे. दैट इंक्लूड्स आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी. तो ये सारे सेगमेंट होने के बाद हम एक ओवरव्यू लेंगे एंड देखेंगे कि क्या हमारा अप्रोच है, क्या प्लानिंग है. और एक इंटरेस्टिंग फिगर बहुत ही अच्छा देखने वाले हैं हम इसके बाद में जो समरी वीडियो होगा, एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प अस इन गेटिंग बेटर फर्दर. चलो आंसर देखते हैं आज के. लेट्स स्टार्ट. सो पहला क्वेश्चन है, एंड बिफोर दैट इट्स वर्ल्ड हिस्ट्री. बहुत कम चीज़ें लोग पढ़ते हैं. पीपल के बेसिकली यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्टडी दैट मच ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री. कुछ चीज़ें हैं, कुछ थीम्स हैं, और इसमें अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत है, एरिया बहुत है. बट हमें कुछ चीज़ें तैयार करके एक ओवरव्यू ले लेना है थोड़ा थोड़ा सा, और एक आर्ट डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत अच्छे आंसर नहीं लिख सकते हो. So given that you have few critical informations, you have to build your answer from here only. तो देखते हैं आज के क्या आंसर, और एटलीस्ट फ्रेमवर्क हमारा क्या है. अगर हम उसको भी एडजस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3-4 नंबर भी अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन में अगर हम ले पा रहे हैं तो दैट्स अ वेरी गुड स्टार्ट, या वेरी गुड प्लेस टू बी. क्योंकि हम बाकी कई क्वेश्चन हैं जिसमें 6 नंबर से 5 से 6 नंबर लेंगे, एंड दैट्स 6 मार्क्स इज आउट ऑफ 10 इज 60%. सो ओवरऑल अगर हम 55% स्कोर कर रहे हैं, सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड पोजीशन. टॉपर्स के आते हैं इतने मार्क्स. सो वी जस्ट गॉट टू कीप दैट 55 भी का 50% भी अगर आप आ रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड स्कोर इन जीएस. 50% स्कोर करना बहुत डिफिकल्ट है. सो देखते हैं पहला क्वेश्चन, एंड विल सी कि ओवरऑल हमारा इंट्रोडक्शन अच्छा हो, एक होलसम इंट्रोडक्शन हो, और अंदर हेडिंग्स बढ़िया हो. पॉइंट्स डेफिनेटली इधर उधर वैरी करेंगे, और जो कि रिवीजन भी चाहिए होगा. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेजर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड विच मोटिवेटेड एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इन इंडिया. अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें अगर आपका ये चीज़ नहीं क्लियर है, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इन इंडिया, ये किस टाइम की बात कर रहा है? क्या ये 1857 की बात कर रहा है? कब ये आफ्टर 1885 कांग्रेस के फॉर्मेशन की बात कर रहा है, या ये 20th सेंचुरी की बात कर रहा है? अगर ये चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई तो आप बहुत ही वेग आंसर लिखने वाले हो. तो ये इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री में यही काम करना है कि आप थोड़ा थोड़ा लिख के, समझ के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ एट्यून्ड हो जाओ कि व्हेन दीज टर्म्स आर कमिंग वेयर एग्जैक्टली यू हैव टू राइट. और अभी मैं बहुत अच्छे से दिखाऊंगा कि आप इसमें कहाँ पे एग्जैक्टली आपको आंसर लिखना है और कौन सी चीज़ें. क्योंकि अगेन इतनी चीज़ें हैं ना पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के नाम पे, यू कैन नॉट there is a sea of or plethora of knowledge information around these things. So which are the things which will fetch marks? इसमें क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए अगेन एल से कि आपको फिर से सिलेबस देखना होगा, हिस्ट्री देखनी होगी. खासतौर पे अभी जो मैंने हाईलाइट किया ये एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, ठीक है, इसके अराउंड होगा. और फिर हम अभी पहले इंट्रोडक्शन दोनों के देख लेते हैं, फिर हम इस पर डिस्कस थोड़ा सा कर लेंगे, क्योंकि ये एक अच्छा एग्जाम्पल है. ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे वेगनेस होगी. तो क्या है, इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है, अक्रॉस द वर्ल्ड पीपल रिवोल्टिंग एंड शोइंग डिसकंटेंट थ्रू लिटरेचर, मीडिया एटसेट्रा अगेंस्ट कॉलोनियल पावर्स. दीज इवेंट लेड टू पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक विच ऑल्सो इंस्पायर्ड इंडियंस. एक अच्छा इंट्रोडक्शन देने की बिल्कुल कोशिश है, और पढ़ के लग रहा है कि हाँ, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन द टू थिंग्स. पॉलिटिकल डेवलपमेंट, रेवोल्यूशन, फ्रीडम,
struggles in other countries, economic development, economic impact of world wars, rising inflation, political development. पॉलिटिकल फिर से गड़बड़ कर दिए, सोशल डेवलपमेंट, फॉरेन फिलोसोफर एंड देयर थ्योरीज आइडियल्स। तो ये जो गलती है ना, ये नहीं आप अफोर्ड कर सकते। ये लाइक प्रीलिम में हम इसको बोलते हैं सिली मिस्टेक, तो सिली मिस्टेक नहीं अफोर्ड कर सकते, 0 होनी चाहिए। इमर्जेंट फ्रेंच अमेरिकन रेवोल्यूशन, अब इसको आप सोशल में डालोगे या पॉलिटिकल में डालोगे, यही चीज़ें गड़बड़ कर देती हैं। ठीक है, दिस इवेंट्स एडेड फ्यूल टू देयर विच वाज ऑलरेडी, these events added fuel to fire which was already burning in Indian hearts to free their nations। बहुत सटीक लिखा है, मतलब अच्छा लिखा है ये ओवरऑल। इसमें थोड़ा सा आप इसको जो कंटेंट है, अब ये हमारा कंटेंट वाला बॉडी वाला पार्ट नहीं है एग्जैक्टली यहाँ पे हम सिर्फ इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन और फ्रेमवर्क करें, तो फ्रेमवर्क अच्छा है। इन्होंने क्या लिखा है, मेनी रेवोल्यूशंस इन द कंट्रीज लाइक अमेरिका, फ्रेंच एंड रशिया लेड टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट विच फर्दर मोटिवेटेड इंडियन एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल इन इंडिया। ये भी अच्छी कोशिश की है, लाइक ओवरऑल आपने बताने की कोशिश की कि इन जगहों पे चीज़ों से हमारा असर पड़ा है। ठीक है, डायमेंशन कंक्लूजन, ठीक है। स्ट्रक्चर देखो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका स्ट्रक्चर तो आने लगा है, एक अच्छा इंट्रोडक्शन भी आई वुड से कि आने लगा है। अब यहाँ पे देखो मार्क्स पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, कि यहाँ पे हमें क्या करना था, देखो करना ये था कि आपको इंडिया में पहली बात जो है कि एंटी कॉलोनियल चीज़ें कहाँ से हैं। तो आपको मालूम है कि हमारा कांग्रेस के आने के बाद ही थोड़ा सा जो इसको हम बोलते हैं INM, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, तो वहाँ से शुरू हुआ। अब उसके बाद अगर आप जो डेवलपमेंट है, ठीक है, डेवलपमेंट को अगर इंडिया में अगर हम सिर्फ बात कर ले कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और उसकी वजह से हम इंस्पायर हुए, इट डजंट मेक सेंस इन सेंस दैट बहुत सी चीज़ों से इंस्पायर होते हैं बट उसका आउटकम क्या हुआ, नहीं है ना। तो यहाँ पे आप जितने मेजर इंडिया के अंदर इवेंट हुए हैं, है ना, उनको अगर आप कनेक्ट कर पाओ बाहर से, फॉर एग्जाम्पल कि आपका बंगाल डिवीजन था तो उस पर किसी और का बाहर का कुछ इन्फ्लुएंस था, तो उस टाइम पे आप पाओगे ना कि उससे जस्ट रिसेंट जो था बोअर वॉर और इस तरह के इंसिडेंट हुए थे जिसकी वजह से एट द टाइम ऑफ 19th सेंचुरी, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, देयर वाज दिस ट्रेंड ऑफ रेवोल्यूशनरी, है ना, 1900 के आसपास जो मित्र मिला एंड ऑल दैट, तो ये शुरू हो गया था। दिस वाज बेसिकली इन्फ्लुएंस ऑफ दिस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी। तो यहाँ पे आप शुरू हो गया। फिर आप बात कर सकते हो आयरिश होम रूल लेड टू इंडियन होम रूल, है ना। तो ये आप एकदम कॉन्क्रीट है जो इंडिया में साफ साफ दिख रहा है और इतना बड़ा मूवमेंट है, मास मूवमेंट है कि हम उसको बड़े आराम से कोट कर सकते हैं। फिर आप बात कर देंगे वर्ल्ड वॉर्स की, पहले वर्ल्ड वॉर एंड देन इशू ऑफ खिलाफत लेड टू NCM, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इन चीजों को जोड़ पाओगे तो इट विल फेच बेटर मार्क रादर देन आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर दो। तो ये एक बेहतर अप्रोच है क्योंकि बाहर इंसिडेंट हो रहा है, इंडिया में असर पड़ रहा है और इतना असर पड़ रहा है कि उसकी वजह से हमारे मूवमेंट हो रहे हैं। ये थॉट क्लैरिटी होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। व्हाट वर द इवेंट दैट लेड टू द Suez crisis in 1956? How did it deal final blow to Britain's self-image as a world power? ठीक है, अगेन ये मतलब पढ़ने में आ रहा है, थोड़ा सा और करने की जरूरत है, अभी इट्स नॉट सेटिस्फैक्टरी। लेजिबिलिटी और बढ़ा सकते हैं, डिस्टेंस बढ़ाइए, बेहतर हुआ है डेफिनेटली। तो ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि भैया अगर सुएज क्राइसिस अगर नहीं मालूम तब तो बड़ी समस्या है, बट आपको नहीं मालूम है तो भी आप कुछ चीज़ें गेस कर सकते हो।
और तब आप एक गेस वाला आंसर रखोगे। और ये हम मेंस डेडिकेटेड जब डील करेंगे ना, तो ये क्वेश्चन फिर से उठाएंगे और वहां पे डील करेंगे। बट अभी सॉरी, हाँ, अभी हम सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन एंड ओवरऑल फ्रेमवर्क को देखते हैं। एंड आई डील स्पेसिफिकली, इस तरह से क्वेश्चन जब आए तो आप डिडक्टिव रीजनिंग यूज करके एंड सेफ कीवर्ड यूज करके कैसे एक सेटिस्फैक्टरी आंसर, आप बहुत अच्छा तो नहीं लिखोगे बट एक सेटिस्फैक्टरी आंसर जो कि जो भी पढ़े उसको एक आइडिया दे दे कि हाँ थोड़ा बहुत तो जानते हो, कि आप एटलीस्ट 3 to 4 मार्क उससे फेच कर पाओ कि हम प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको बहुत कुछ नहीं, बहुत ही रेयर होगा कि आप बहुत अच्छे से जानते हो, बट ये मालूम होगा कि सुएज ने क्राइसिस है तो सुएज कैनाल के आसपास होगी। सुएज कैनाल का इंपॉर्टेंस है कि मेजर रूट फॉर जो है ट्रेड एंड ऑयल का है डिपेंडेंसी, तो उसका कहीं ना कहीं विदाउट उसके कुछ हो ही नहीं सकता है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस चीज को समझ के देन ब्रिटेन का 56 अगर देखोगे तो आप इसको आंसर कर सकते हो, बट ये बाद में हम अच्छे से डील करेंगे। देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या लिखा है। सुएज क्राइसिस वॉज एन इंटरनेशनल क्राइसिस इन द मिडल ईस्ट दैट टुक प्लेस इन ईयर 56। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है और तब आपने ये किया है, ये डायग्राम बनाया है, तो अगेन आप बहुत सी यू आर ऑन द राइट पाथ। सी तो बहुत अच्छी चीज है। इवेंट दैट लेड टू क्राइसिस, अगर आपको इतना मालूम है कि इजिप्ट गॉट इंडिपेंडेंस कब मिला था, आई थिंक 51 या 3, 50, आई थिंक 1 या 3 में से देख लेना एक बार। फाइनल ब्लो टू ब्रिटेन सेल्फ इमेज, तो हुआ क्या था कि आई थिंक मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा, बट ऑल आई कैन रिकॉल कि इनको जब इंडिपेंडेंस मिली थी तो दे आल्सो स्टार्टेड एक्सर्टिंग देमसेल्व्स, और इन्होंने सुएज लाइक जो कैनाल था उस पर अपना कंट्रोल कर लिया था इजिप्ट सरकार ने। एंड दैट लेड टू बेसिकली इजराइल, इसको इसी को शायद इजराइल एंड इजराइल अरब, सेकेंड इजराइल अरब वॉर बोलते हैं। तो दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड सिनोनिमसली। और उसकी वजह यही थी कि सुएज कैनल पे इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया था, एंड दैट लेड टू थ्रेटनिंग ऑफ ब्रिटिश एंड इजराइल इंटरेस्ट, एंड दैट्स व्हाई दे अटैक्ड। फिर ये था कि यूएसए और यूएसएसआर के प्रेशर में आके ब्रिटेन को भागना पड़ा था। भागना क्या मतलब, दे हैड टू लीव द वॉर, एंड दैट लेड टू विक्ट्री ऑफ इजिप्ट। तो इसलिए ये फाइनल ब्लो था ब्रिटेन की सेल्फ इमेज को, बिकॉज इट वाज नो लॉन्गर अ सुपर पावर। अगर आप सुपर पावर हो तो आप किसी और के इन्फ्लुएंस में कैसे आओगे? सो दैट वाज द होल आइडिया ऑफ इट। जो हम रिन रिवोल्ट को लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर बोलते हैं, तो ये तुम्हारा लास्ट नेल इन ब्रिटिश एस्पिरेशन है या इमेज है। इन्होंने क्या लिखा है भाई? ओके, सुएज क्राइसिस रेफर्स टू इन्वेजन ऑफ इजिप्ट इन 1956 बाय इजराइल। इजराइल और ब्रिटेन भी था, ठीक है ना, ब्रिटेन साथ में थे। इजराइल, ब्रिटेन और फ्रेंच आई थिंक वो भी था। 3 लोग, 3 versus 1 था ये। एंड लेटर ऑन यूएसएसआर केम टू डिफेंड इजिप्ट, एंड सिचुएशन और बढ़ गई थी। आई थिंक न्यूक्लियर वॉर या ऐसे थ्रेट वेट आ रहे थे, तो फाइनली जो है इसको डी एस्केलेट करने के लिए यूएसए ने ब्रिटेन एंड बेसिकली इजराइल कैंप को बैकआउट करने को कहा था। इवेंट दैट लेड टू सुएज क्राइसिस, तो आप यही बताओगे सीधे ऑपरेशनलाइजेशन एंड इम्पोर्टेंस। देन इजिप्ट सरकार आई, इन्होंने कंट्रोल कर लिया, दैट थ्रेटेंड इनके इंटरेस्ट, एंड दैट लेड टू अटैक एंड सुएज क्राइसिस। तो 4 चीजों में आप ऐसे डायग्राम बनाओगे। कब हुआ था ये ऑपरेशनलाइज सुएज कैनल? ये उसी ईयर हुआ था जस्ट टाइम हमारे गांधी जी पैदा हुए थे, 1869। याद करने का सिंपल तरीका है। ओके, रीजन ऑफ ब्लो टू, हाँ तो ये तुमने बता ही दिया कि यूएस और यूएसएसआर के
इन्फ्लुएंस में या प्रेशर में बेसिकली ब्रिटेन को हटना पड़ा था, दैट लेड टू ब्लो ऑफ ब्रिटिश इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1921 of Lenin had influenced the policies adopted by India soon after independence। क्या करना है, इवेल्युएट करना है। इसका मतलब क्या है कि हमने जो ये पॉलिसीज है किस हद तक की, बेसिकली कितनी अडॉप्ट की थी, क्या सारी की सारी अडॉप्ट कर ली थी, है ना। ये रेफरेंस हमारा होगा, इसके टर्म में हमने जितना अडॉप्ट किया था उसको बताएंगे, इन जो अलग एस्पेक्ट थे उसको बताएंगे, जो नहीं किया या जो काउंटर पॉलिसी है या अगेंस्ट, लाइक यूएसएसआर में हमारा कम्युनिस्ट पॉलिसीज थी। तो इन्होंने क्या लिखा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी पॉलिसी, अ ब्लेंड अप्रोच ऑफ कैपिटलिज्म इन सोशलिज्म। ये आप कंक्लूजन दो तो अच्छा लगेगा ना, ये बहुत अच्छा लगता है अगर आप कंक्लूजन में लिखते हैं। द सोशलिस्ट मोड ऑफ पॉलिसी इन्फ्लुएंस्ड बाय नेहरूयंस इकोनॉमिक पॉलिसी, लेनिन, सॉरी ये एन लग रहा है। तो Lenin's economic policy of 1921, Lenin's new economic policy 1921 influenced India's independence conclusion, influence India after independence। तो इसमें बेसिकली आप एक ही साथ इसको क्लब कर सकते हो कि लेनिन इकोनॉमिक पॉलिसी विच लेड टू इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियाज पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो कौन कौन सी एक साथ ये लिख दोगे, ये है आपका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है हल्का सा, कि आप पहले ये बातें कर दोगे फिर यहाँ पे इवेल्युएट करने को बोला है ना, तो आपको दूसरे साइड पे भी कमेंट करना पड़ेगा जो चीज़ें नहीं है। इन्होंने क्या लिखा है, सो मैडम राइट्स दैट द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1921 of Lenin was market oriented, no, this was a communist policy, no। 5-year planning, state control of resources, production and distribution, ये था। It has feature of free market along with considerable state control। बिल्कुल नहीं था भाई, कहाँ, am I completely wrong or you are getting it completely wrong? This is not the case, it wasn't free at all। तभी तो like मिलियंस में लोगों को मार दिया गया, बिकॉज देयर वाज नो सच थिंग एज फ्री मार्केट, स्टेट ओनरशिप थी। इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पॉलिसी ऑन इंडिया, तो ऐसे ब्लंडर नहीं कर रहे, बी अवेयर, बी, बट कोई बात नहीं, इधर उधर मिक्सअप हो जाता है, बट ये ब्लंडर है। इन्फ्लुएंस ऑफ दिस पॉलिसी ऑन इंडियन पॉलिसीज, हेंस लेनिन पॉलिसी इन्फ्लुएंस इंडियाज पॉलिसी बट ओनली फीचर दोज अडॉप्टेड हैज पॉलिसी विच सुटेबल फॉर इंडिया। हाँ यही चीज़ है, यही आपको है सिंपल, कि दो इट वॉज इन्फ्लुएंस बट इंडिया अडॉप्टेड अ टेलर मेड अप्रोच टू मीट इट्स ओन सिचुएशन। और इसमें आपको बताना क्या था, सिंपल शॉर्ट में बता दूं कि इन्होंने जो अपनाया था, आप यहाँ पे क्या क्या की टर्म आते हैं, ठीक है ना। तो प्लान्ड इकोनॉमी आती है, 5-year प्लान होते हैं, ठीक है। तुम्हारा हैवी बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्री बेस जो मॉडल था, देन आपका स्टेट लेड जो डेवलपमेंट था इसमें, तो PSUs, बैंकिंग, बैंक नेशनलाइजेशन जो इनिशिएटिव लिए गए थे वो था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप, इसके अलावा और कुछ है, ये की एस्पेक्ट है। देन सोशलिस्ट एलिमेंट वाई रिडिस्ट्रीब्यूशन, तो ये चीज़ें हमारा इसकी वजह से इन्फ्लुएंस से आया था, ठीक है। क्या और नहीं था, बट देयर वाज अ मिक्सचर ऑफ बोथ, है ना। तो इसमें आप जो है, मैं प्राइवेट सेक्टर को भी दिया गया था स्कोप, ऐसा नहीं था कि प्राइवेट सेक्टर नहीं था, तो ये भी था। देन हमारा मार्केट फ्री था, तो इंडिया में ये किया गया था। फिर इसका यही आप कंक्लूजन जो साइड पे लिखा था ना, कि अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, तो वो बेहतर होता, मार्केट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कुछ है नहीं, हाँ कंक्लूजन हो गया, सब हो गया। लेट कमर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन जापान, जी सही गौर करिए।
involved certain factors that were markedly different from what West had experienced होना चाहिए। उन्होंने क्या लिखा है? ओके, latecomer industrial revolution in Japan involved certain factors that were markedly different from what West had experienced। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें कोई कीवर्ड कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया गया, तो हमें कुछ चीज़ें इन्हीं को जस्टिफाई करना पड़ेगा। फर्स्ट, लेट कम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन जापान, फर्स्ट थिंग इज दैट, तो ये आपको रफ आइडिया होना चाहिए। आई थिंक 1860s में जो है इन्होंने शुरू किया था, एग्जैक्ट मुझे ईयर नहीं याद है, बट 1860s था, एंड विद इन 10 to 20 years दे गॉट इंडस्ट्रियलाइज। सबसे फास्ट इन्हीं का था, जापानीज का। तो क्या फैक्टर्स थे, फिर आपको ये बताना पड़ेगा जो फैसिलिटेट किए, ठीक है। तो ये आपको इंट्रोडक्शन में बातें कहनी होंगी। एंड हाउ आर द डिफरेंट फ्रॉम वेस्ट हैड एक्सपीरियंस, तो वेस्ट के एक्सपीरियंस से इसलिए डिफरेंट था क्योंकि जो काम इन्होंने कुछ 1-2 डेकेड में कर दिया ना, 1 to 2 डेकेड एट मैक्स, ये इनको कई को 1 से 2 सेंचुरी लग गया वही काम करने में। तो दैट वाज द थिंग। और वेस्ट का एक्सपीरियंस जो था वो डिफरेंट है क्योंकि डिफरेंट सेगमेंट थे, उस लेवल का कोहिजन, सोशल, पॉलिटिकल और कंट्रोल या स्टेट लेड चीज़ें उतनी नहीं थी जो कि जापान में थी। तो आप बॉडी में बताओगे, बट हम देखते हैं कि क्या इन्होंने एक अच्छा इंट्रोडक्शन और फ्रेम जो है अच्छा बनाया कि नहीं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम एग्रेरियन एंड हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी टू वन डोमिनेटेड बाय मशीन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री। अब यहाँ पे क्या हमको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बताना था? नहीं, यहाँ पे इस पे ये फोकस क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। फैक्टर्स दैट वर डिफरेंट इन जापान फ्रॉम वेस्ट। अब ये देखिए आपने क्या किया ना कि आप दोनों को एक चीज़, यहाँ पे एक फैक्टर बताओगे, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा एक्सपीरियंस बताओगे, ठीक है। तो ये आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। यहाँ फैक्टर्स में बेसिकली होगा स्टेट लेड था, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यूरोपियन फॉर ट्रेनिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिव पर्पजेस, ये सब जापान ने किया था। देन आपका लॉयल्टी एंड डिसिप्लिन एंड सोशल एंड पॉलिटिकल हार्मोनी थी यहाँ पे लोगों में बहुत ज़्यादा, तो और वेल इस्टेब्लिश्ड हायरार्की थी। तो इसकी वजह से इसको इम्प्लीमेंट कर पाना बहुत आसान हो गया था क्योंकि इन्होंने पूरा एजुकेशन पॉलिसी में कंपलसरी करके फटाफट अपने पूरे नेक्स्ट जनरेशन को तैयार कर दिया था। इन्होंने क्या लिखा है भाई? The Japanese Industrial Revolution came after the West Industrial Revolution. Meiji Restoration put the development brick of Japan Industrial Revolution with great specialization. अब इसको बोलते हैं टिपिकली सुपरफ्लुअस इंट्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ एक चीज़ काम की बताई है, दैट्स इट, कि मेजी रेस्टोरेशन के बाद जो है जापान ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसमें आपने अच्छी अच्छी बातें की हैं कि इसने ब्रिक रखा या बेसिकली फाउंडेशन रखा और ग्रेट स्पेशलाइजेशन, बट ये सुपरफ्लुअस चीज़ है ना कि आप उसी को और बढ़िया से कि yes we developed in a very good and specialized manner and सब ऊपर ये जस्ट एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। काम की चीज़ सिर्फ एक ही है, तो इसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस। हाँ, और ये भी, ये जो सुपरफ्लुअस जो है ना, अक्सर जो मिल रहा है कि आप ऐसा इंट्रोडक्शन देते हो जिसमें बड़ी बड़ी बातें होती हैं बट काम की क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ये अपना थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बनाओ कि जब आप ये लिख रहे हो तो आपको पता चले कि आप एक सुपरफ्लुअस इंट्रोडक्शन दे रहे हो। ऐसा हो या आपके पास कुछ नहीं हो तो यू शुड जस्ट कोट द क्वेश्चन इन अ मैनर गिविंग अ ब्रॉड कैटेगरी। जैसे आप ये चीज़ है वो 1-2 लाइन का सीधे फिर आप
लाइक यू हिट द बुल्स आई डायरेक्टली, फिर डिमांड पे आओ, ये इतना बड़ा नहीं, ठीक है। तो अगेन यू हैव टू डेवलप, बट विद ड्यू टाइम विल वर्क ऑन दैट एंड इसको सही कर लेंगे। बाकी का फ्रेमवर्क क्या है, सर्टेन फैक्टर्स इन्वॉल्व, बिल्कुल डिफरेंट। हाँ, तो आपने हेडिंग्स में जो जो यहाँ पे 2 चीज़ें रखी हैं, कंक्लूजन बहुत अच्छा रखा है, तो बिल्कुल ये चीज़ बढ़िया आ रही है। और ख़ास तौर पे वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर आ रही तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जनरली आप इतना एक्सपेक्टेड नहीं है, बट सी हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Africa was chopped into a state artificially created by accident of European competition. Analyze, हमें एनालाइज करना है, मतलब ये जो बात कही है इसको डीप में, इसके अंडरग्राउंड जो कॉजेज हैं या बेसिकली पूरा प्रोसेस है उसको दिखाना है, ठीक है ना। सही है नहीं है, कैसे क्या चीज़ें हैं उसको दिखाना है। इन्होंने भी वही लिखा है, इंट्रोडक्शन इसका हम पढ़ता हूँ। Africa was colonized by different European powers like Britain, France, Germany, Portugal, etc. These powers were competing against each other over new territories, which led to partition of, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या करना था ना, ये सब उठा के रख देना है, ठीक है। So which led to ओवरलैपिंग क्लेम इन आर्टिफिशियल पार्टीशन ऑफ अफ्रीका, ऐसा कुछ कर देते तो एकदम ट्यून्ड बढ़िया एक इंट्रोडक्शन हो जाता। तो बी माइंडफुल, कैसे क्वेश्चन के टर्म्स को उठा के हमें उसी रेटरिक को अलाइन कर देना है कि पढ़ने पे एकदम लगे कि हाँ भाई एकदम टू द आपकी चीजें आ रही हैं। यहाँ पे जो ना ये न्यू एक्विजिशन वाला हल्का सा मिसिंग है, वरना इट्स अ क्वाइट स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन। फिर रीजन ऑफ पार्टीशन पूछा है क्या हमें, नहीं, इस पे आपको थोड़ा सा पहले फोकस करना है। यूरोपियन कंपटीशन पे अगर आप टाइम लाइन थोड़ा सा दिखा दो, और मैप यहाँ पे मस्ट है थोड़ा सा, है ना। ये जो अल्जीरिया, ये जो स्ट्रेट लाइंस जो इस तरह से बनी है ना, इनको दिखाना पड़ेगा कि दीज आर लाइक देयर आर नो सच स्ट्रेट लाइन इन एनी कॉन्टिनेंट इन एनी अदर कंट्री देन अफ्रीका। ऐसी स्ट्रेट लाइन कहीं है ही नहीं, ये तो सीधा ऐसे मैप पे लाइन खींच के इन्होंने बाउंड्री बना रखी है। तो ये वाले एस्पेक्ट को आपको इस क्वेश्चन में बेसिकली पूछ रहा है और दिखाना है। चलो इनका देखते हैं इन्होंने क्या इंट्रोडक्शन लिखा है, और आपने इसका मॉडल कंप्लीट कर दिया, हाँ इतना ही लिखा है। तो इसमें ये आपका मिसिंग पार्ट है। इन्होंने क्या लिखा है, फॉर परस्यूट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये परसूट कोई नहीं करता, एक्सप्लॉयटेशन है टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज ऑफ, ठीक है ना। तो सिंपल सेंटेंसेस, अगेन डोंट ट्राई टू लाइक बी सो मच कॉम्प्लेक्स, कोई फायदा नहीं। इट्स बेटर दैट यू यूज सिंपल सेंटेंसेस। आपके लिए स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसी चीजें बार बार आ रही हैं कि देयर इज दिस मिस हैप कि आपके बोल कुछ और कहीं और जा रहा है। तो ट्राई आप सिंपल पहले करो, ठीक है। जब ये चीज में मास्टरी आ जाएगी तो यू कैन ऑटोमेटिकली स्विच विद ड्यू टाइम ना, आप स्विच कर पाओगे, अपने आप ही चीजें सही कर पाओगे, मेकिंग मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर कोहेरेंट सेंटेंसेस। सो आई वुड रिकमेंड कि आप पहले सिंपल बनाना शुरू कर दो, ठीक है। कोई बात नहीं, वो सिंपल लगेगा बट इट्स ओके। अगर ऐसी चीज करोगे ना तो सिंपल तो थोड़ा ही स्टूपिड लगता है कि लाइक यू नो आउट ऑफ ऑर्डर। सो इट्स बेटर टू बी सिंपल देन टू बी इनकोहेरेंट बम्बलिंग टाइप। Okay, resources in land and European chop. Okay, I have to read it again. The pursuit of exploitation of resources in land. See, यहाँ पे again mishap हो रखा है. The Europeans chopped Africa into several states for colonizing and fulfilling colonial demand. डिमांड ही है ना यार। अगेन ये मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई क्या लिखा है, कॉलोनियल समथिंग। ओके, कंपटीशन, ये अच्छा, बहुत अच्छी बात है अगर आपने ये चीज़ दिखा दिया है।
ये पूरे अफ्रीका में नहीं है बट ऊपर तो बहुत है ये, माले और सहारा, और सहारा तो ऐसे कंट्री नहीं, वेस्टर्न सहारा है। कंपटीशन बिटवीन यूरोपियन एंड आर्टिफिशियल स्टेट क्रिएशन, impact on Africa, conclusion, present day Africa became center of altercation for various countries like China competing। नहीं देखो, अगर आप इम्पैक्ट की पहली बात कर रहे हो ना, तो इम्पैक्ट में ये होगा कि these artificial lines like created बाउंड्री बिटवीन नेचुरल लाइंस। ठीक है, तो अगर आप नेचुरली यहाँ पे एक ही ट्राइब के लोग रह रहे हैं, आपने यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइन की दी, तो ये नेचुरल जो लाइन थी, नेचुरल जो एक हारमोनी थी, कंटिन्यूटी थी, उसको आपने ब्रेक कर दिया एंड दैट लेड टू मेनी एथनिक क्लैशेस एंड क्राइसिस। तो ये आपका आउटकम है। ठीक है, और इसमें आपको इस पे एग्जैक्टली नहीं बात करना है, इस पे इसको आपको दिखाना है आर्टिफिशियल। तो ये आपने डायग्राम बहुत अच्छा बनाया है, दैट वाज कोर ऑफ द लाइक कोर एस्पेक्ट। और इसमें आप थोड़ा सा अगर कुछ बात कर पाओ ना कि ये जीत का ट्रीटीज ये कौन कॉलोनाइज करके रखा था। हाँ, ये किया जो है आपने, फ्रेंच कंट्रोल, इधर जर्मनी का था, वर्ल्ड वॉर के बाद फिर से आर्टिफिशियली इन्होंने ड्रॉल एंड विड्रॉल ऑफ लाइन किया था। I think I should have written about something. Okay. Okay, मैंने कुछ चीज़ें लिखी थी, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 मैं बोलना भूल गया। क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा इन्फ्लुएंस वाला, तो उस पर लिखा था इंट्रोडक्शन कि नेहरू वॉज इन्फ्लुएंस एंड इम्प्रेस विद लेनिन्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इट्स सक्सेस, हेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस इट इनकॉर्पोरेटेड वेरियस फीचर्स। उसमें फिर जो मैंने बताया था कि प्लान्ड इकोनॉमी 5 ईयर मॉडल, ये बात किया था। फिर सेकेंड एस्पेक्ट पे हाउएवर ये करके, तो ये रह गया था जो कि मैंने इंट्रोडक्शन नहीं बताया। जापान वाले क्वेश्चन का भी इंट्रोडक्शन जो लिखा था वो ये था कि जापानीज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड लेट आफ्टर मेजी रेस्टोरेशन 1860s and made a great stride within a decade which involve certain factors। ये लिख दिया, certain factors पे आ गए, which उसके बाद लिखने के बाद distinguish from western experience, उसमें हमने फिर बात कर दी कि बहुत तेज था, ठीक है, लार्ज स्केल पे था, इन्वॉल्वमेंट एंड ट्रेनिंग वाला जो एस्पेक्ट था, तो जो बताया था वो आप इसमें लिख दोगे। फिर है इस पे अफ्रीका पे, तो इसका इंट्रोडक्शन दोनों ने काफ़ी सही लिखा है। मैंने क्या लिखा था, बाय एंड ऑफ 19th सेंचुरी ऑलमोस्ट ऑल द अफ्रीका वाज कॉलोनाइज्ड बाय डिफरेंट नेशंस। ये कंपटीशन एंड ये लेड टू चॉपिंग, ड्रॉल एंड विड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज इन आर्टिफिशियल मैनर, और वो फिर दिखा दिया जो इस तरह से मैप बना के। एंड आई थिंक कि इसमें आपको अगर कुछ जो ट्रीटीज हुई है ना, वो अगर आप मेंशन कर पाओ, जो जर्मनी का गिव एंड टेक था, कंट्रोल था, तो ये एक एक्स्ट्रा एस्पेक्ट है जो कि आपको दिखाना पड़ेगा, तो बेहतर होगा। ठीक है, इम्पैक्ट थोड़ा सा बात कर सकते हो क्योंकि ये जरूरी है कि इस आर्टिफिशियल का जो है ये असर पड़ा कि देयर हैज बीन डिवीजन इन नेचुरल बाउंड्रीज, एथनिक कम्युनिटीज, कल्चर एंड पीपल। ठीक है, तो ये आप शॉर्ट में लिख सकते हो, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अमेरिकन रेवोल्यूशन वॉज इकोनॉमिक रिवोल्ट है ये। अब ये एल तो नहीं लग रहा है कहीं से, है ना, ये ई लग रहा है, तो ऐसी गलतियां कंटिन्यूड है, वर्क ऑन दैट। अगेंस्ट मर्क, अगेन इसमें भी देखो क्लैरिटी नहीं है वर्ड्स की, क्या करना है हमें। तो क्वेश्चन है कि अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज एन इकोनॉमिक रिवोल्ट अगेंस्ट मर्केंटलिज्म,
सब्सटेंशिएट करना है। इस कीवर्ड का मतलब ये हो गया कि जो इन्होंने बात कही है पूरी सही है, इसके लिए सबूत दो, आर्गुमेंट दो, बातें को, ठीक है ना, सब्सटेंशिएट करो। तो इस पे इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है, अमेरिकन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1770s एंड कंटिन्यूड टिल 18। हाँ, ये ऐसा कैसे हो गया भाई, इतना लंबा चला था, या मैं कुछ आउट ऑफ माइंड हूँ? क्योंकि द वे आई रिकॉल समवॉट इट वाज लाइक 1776 टू 83, क्योंकि इसके जस्ट कुछ बाद आई थिंक 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, 6 ईयर, क्योंकि ये इनसे इन्फ्लुएंस होके गए थे। तो ये डेट्स सही करिए और एक बार देखिए, 18 तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता ना। तो बी विजिलेंट अबाउट दिस थिंग्स, ऐसी गड़बड़ियाँ होती हैं, मैंने भी किया है जब मैं आंसर लिख रहा था। तो मेक श्योर कि ऐसी गड़बड़ ना हो हेडिंग्स में या इस तरह पे, और होंगी कुछ तो वैसे होंगी। ओके, टिल टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश क्राउन एंड गेनिंग इंडिपेंडेंस। देखो, जब आपको ये बोल रहा है ना सब्सटेंशिएट, मैंने पहले ही बोला कि आपको मान लेना है कि भैया ये राम की लकीर है, इसमें तो हम कुछ कहेंगे नहीं, हम बिल्कुल यही चीज है। इसके लिए हम 4 बातें और बताना है हमें कि हाँ ये भी देखो, ये इकोनॉमिक रीजन था, ये भी इकोनॉमिक रीजन था, सब इकोनॉमिक रीजन था, इसलिए जो है इकोनॉमिक रिवोल्ट था, ठीक है। और टू द कोर ये था भी, क्यों? क्योंकि जो कॉलोनाइज्ड एंड कॉलोनाइजर दोनों ही तुम्हारे ब्रिटिश सब्जेक्ट थे, ऐसा नहीं था कि कोई बाहर वाला कर रहा हो। एंड व्हाई दे रिवोल्टेड? बिकॉज दे आर नॉट जस्ट लाइक, ऑब्वियसली इकोनॉमिक फ्रीडम वाज एट कोर ऑफ इट, बट और भी चीजें थी, बट उसके लिए आपको इसको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा। टी पार्टी, देखिए इन्होंने कुछ तो लिखा तो है अच्छा खासा। मर्केंटलिज्म generally theory based on which Britain imposed its economic policy on American colonies. The revolution is economic in nature and against mercantilism. अब यहाँ आपने हाउस पाउस थोड़ा सा कर दिया है, पता चल ही रहा है, ठीक है। सिंपल आप इसको बोल सकते थे, इतने से इंट्रोडक्शन देते, सब्सटेंशिएट करते, ठीक है। तो ये आपको करना था, और डायग्राम ठीक है, अच्छा बनाया है। शुगर एक्ट, स्टैम्प एक्ट, टी पार्टी, इसके अलावा आप देखो और क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना, मोनोपोलिस्टिक पॉलिसीज है ना, ट्रेड एम्बार्गो, हाई टैक्सेशन, टाउन्स एक्ट, और ये सब जो चीजें थी, हाई टैक्सेशन एंड ब्रॉड टैक्सेशन, बहुत सी चीजों पे लोग टैक्स लगा देते थे। तो ये कुछ एस्पेक्ट, क्योंकि हमें सब्सटेंशिएट करना है, सब्सटेंशिएट करने के नाम पे थोक में दे दो भाई, जितनी चीजें याद है सब यहाँ पे लिख दो, क्योंकि और कुछ ज्यादा इस क्वेश्चन में करना ही नहीं है आपको। कंक्लूजन, हेंस इट वाज अ इकोनॉमिक रिवोल्ट, दैट्स इट। इसमें हमें कुछ नहीं, इधर उधर कहीं भी भटकना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इन्होंने क्या लिखा है ये देख लेते हैं। अमेरिकन रेवोल्यूशन 1765 टू 91, नहीं 91 नहीं है, 83 ही है, वॉज कॉलोनियल रिवोल्ट। क्योंकि मैंने लाइक सिंपल तरीका है ना कि हाउ डिड आई रिमेम्बर इट, आई थिंक 1776 से जो भी था मुझे तो याद है, ये पक्का है कि 83 था, क्योंकि इन्होंने इसके बाद जाके फ्रेंच ने छक्का लगाया था, दैट्स हाउ आई रिमेम्बर। तो ये 1789 में इन्होंने शुरू कर दिया था डिफरेंस। तो आई ऑलवेज बैक ट्रेस, ये तो याद रहता है, यहाँ से बैक ट्रेस करोगे तो ये, और यहाँ से थोड़ा सा 7 साल का आई थिंक मुझे था, तो दैट्स हाउ यू कैन से। तो डेट्स में कनेक्शन जोड़ोगे तो गड़बड़ नहीं होती। वॉज अ कॉलोनियल रिवोल्ट ऑफ सर्टेन अमेरिकन कॉलोनीज अगेंस्ट ब्रिटिश क्राउन। अब देखो आपने क्या, इसने क्या दिया है, आपने क्या लिख दिया,
कॉलोनियल रिवोल्ट, ये क्या बोल रहा है? इकोनॉमिक रिवोल्ट। पूरा आप क्या बोल रहा हूँ, ये सब्सटेंशिएट करना है, आप क्या ही लिख दिए हो। ये गड़बड़ ना करें भाई, ना। कीवर्ड बहुत अच्छे से आपको बोल रहा है कि इसको भगवान मान के सबूत दो, है ना। इट कैन बी कॉल्ड इकोनॉमिक रिवोल्ट अगेंस्ट मर्केंट बिकॉज, कॉल्ड कह सकते हैं वाली चीज नहीं है, ये है। आप मान के पूरा इसको साबित करने पे जोड़ मतलब जुट जाना है, पूरे एड़ी चोटी का जोर इसी बात पे लगा देना है। क्वेश्चन की डिमांड यही है, इसलिए ठीक है। इसमें कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए है नहीं, इतनी चीजें जो है बता ही दिया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट वर डिप्लॉयड टू कंटेन द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, ठीक है। ओके, तो पहली बात है कि ये मालूम होना चाहिए, तो बहुत बड़ा इंसिडेंट था भाई, इसको लाइक यू शुड बी नोइंग। इसका इंडिया में भी असर पड़ा था। ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑफ 1930s originated in यूनाइटेड, अगेन डोंट डू दिस थिंग्स, ठीक है। प्रॉपर नाउन है ना, so nouns are not written like this, and spread to other parts of the world, ठीक है। तो आपने एक ओरिजिन बता दिया है, टू एन एक्सटेंट सही है, क्योंकि जो आपने बताया उतना तो सही है, और आपने कोई बहुत बड़ा और बड़ी चढ़ी बातें नहीं की, सिंपल दे दिया तो एक्सेप्टेबल है। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू कंटेन, आपको देखो क्वेश्चन कितने पार्ट्स हैं, कोई बहुत ज्यादा पार्ट है। व्हाट पॉलिसी डिप्लॉयड, अगर आप इसकी बेसिकली अंडरग्राउंड रीजन नहीं बताओगे तो हाउ वुड यू डील विद दिस थिंग्स, ठीक है। तो आपको हल्का सा इसका लाइक इट इज वेल नोन थिंग ना, ग्रेट डिप्रेशन क्या था कि ये लोग वर्ल्ड वॉर के बाद जो है काफी टाइट मनी पॉलिसी, इन्फ्लेशन याद है ना कि बहुत बढ़ गया था, तो टाइट मनी पॉलिसी लेके आए थे, और उस चक्कर में हुआ ये कि लाइक दोनों साइड से कई कंपनीज फेल हो गई, कंपनी के चक्कर में स्टॉक एक्सचेंज फेल हो गया, स्टॉक एक्सचेंज फेल हो गया, देन इसका डोमिनो इफेक्ट हुआ कई जगहों पे, कई बैंक फेल हो गए, ठीक है। तो ये चीजें जो हैं दैट लेड टू लाइक फाइनली डिप्रेशन ऑफ इकोनॉमी, डिप्रेशन इन इकोनॉमी, और ये लगभग 10 साल तक लगभग रहा। 1929 में ये स्टॉक एक्सचेंज फेल हुआ, एंड दैट वाज द की इवेंट। रीजंस बता दिया कि पॉलिसी, देन फेलियर ऑफ दिस। तो अब इसको कंटेन करने का फिर आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट फिर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जो हमारा 1991 क्राइसिस है ना, बिल्कुल आप वहां से इंस्पिरेशन, लाइक यही है स्मार्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, क्योंकि जो हमने ये मेजर अपनाया, अभी भी देखो ना, जो बैड बैंक का भी हम लेके आए तो यूरोपियन सेम मॉडल से लेके आए, वहां से सिमिलरिटी है। तो हमने 99 में भी ऐसे कुछ मेजर अपनाए थे, सारे तो नहीं है बट कई मेजर अपनाए थे। अगर आपको मालूम है कि इसमें जब टाइट मनी मॉनेटरी पॉलिसी लेके मतलब वाज वन ऑफ द रीजन, तो ऑब्वियसली वन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट वुड बी समवॉट एक्सपेंशनरी, ठीक है। बैंक रन क्यों होता है, बैंक फेलियर क्यों होता है, बिकॉज देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है गारंटी बॉन्ड, ये बेसिकली गारंटी प्रोवाइड करेगी थ्रू एनी मींस, ठीक है। इसके अलावा ये कुछ चीजें जो फेल हो रही हैं इनको स्टेबलाइज करेगी भाई, ठीक है ना। तो स्टेबलाइजेशन मेजर याद है ना, स्टेबलाइजेशन मेजर हमारा 1991 में लिया गया था, तो इसमें भी स्टेबलाइजेशन मेजर थे। देन स्टेबलाइजेशन मेजर के बाद फिर जो कि इमीडिएट टर्म पे थे, टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, देन शॉर्ट टर्म मेजर्स थे, ये जो गारंटी वाला एस्पेक्ट था या ट्रस्ट डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए, इन लॉन्ग टर्म पे कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस इन एक्सपेंशनरी पॉलिसी मिड टू लॉन्ग टर्म पे। तो अगर इस तरीके से आप लिख देते ना तो भैया बहुत अच्छा इंप्रेशन आता कि हाँ ये इंस्ट्रूमेंट उठाए गए थे
इसमें कुछ नेम आपको ड्रॉप करने पड़ेंगे, एक बार रिवाइज करोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा कि कौन कौन से लाइक यूएस में, और यूएस में तो है, इसके अलावा अगर वर्ल्ड लेवल पे कुछ आप लिख पाओ तो बेहतर होगा। बट ओवरऑल फ्रेमवर्क ठीक है कि आपने ये इंस्ट्रूमेंट की बात कर दी। और यहाँ पे जब ऐसा क्वेश्चन है ना, वन लाइनर है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, डोंट डू दिस, पूरा जाने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट हेडिंग डालो और अपना आंसर। यहाँ पे ना इस तरह के क्वेश्चन है, दीज आर फॉर टाइम सेविंग, फटाफट आंसर लिख के बढ़ जाओ भाई, क्योंकि बाकी क्वेश्चन कई अच्छा खासा टाइम लेने वाले हैं, ये नहीं होगा कि आप सभी को इक्वल टाइम दे पाओगे। इन्होंने क्या लिखा है, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन अराइज इन 1929 whose effect has been seen globally। ठीक है, तो अगेन जो बोलो ना कि सिंपल सेंटेंसेस लिखिए। पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट दैट लेड टू क्राइसिस, भैया भटक गए हो आप, है ना, ये नहीं पूछ रहा है। क्राइसिस को हैंडल करने के लिए क्या पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट लेके, ये पूछ रहा है ना। व्हाट वर डिप्लॉयड टू कंटेन, और आप क्या बोल रहे हो, दैट लेड टू क्राइसिस। तो ऐसे ब्लंडर दिया मत करिए भाई। फिर कंक्लूजन यही कि लॉन्ग टर्म जो है इन पॉलिसी मेजर में, एक वन ऑफ द पॉलिसी मेजर तुम्हारा, कई लोग बोलते हैं कि जर्मनी को जिन्होंने छूट दिया था ना, दैट वाज आल्सो लाइक टू लेट जर्मनी ग्रो एंड सो दैट वी कैन ग्रो। तो मार्केट यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे हम बेच पाएंगे, तो दैट इज समथिंग दैट इज, बट समवॉट इट इज नॉट दैट वाइडली एक्सेप्टेड। ठीक है, तो आप ब्रॉड टर्म में अगर बोल सकते हो तो ये कि सम पॉलिसी मेजर एंड रिलैक्सेशन आर आल्सो एट्रीब्यूटेड टू rise of Germany in beginning of Second World War. So that deals with our session. हमारे क्वेश्चन खत्म हो गए। ओके, सो कल का हम देखेंगे, बट कल से पहले हमारा एक ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है उसके लिए पूरा जीएस का हमने एक सेगमेंट कर लिया है। और जो ये चीज़ें हैं, ठीक है, इस पे क्यों छोटे छोटे एक सेगमेंट, क्योंकि व्हाट द मेथड आई एम गिविंग, जो आपको ये चीज़ें करा रहा हूँ, दे आर साइंटिफिकली लाइक डिजाइन विद साइंटिफिक डाटा इन टेकिंग साइंटिफिक डाटा इनटू कंसिडरेशन। खासतौर पे मेमोरी का क्या होगा, आपने अभी 4 क्वेश्चन किए, थोड़ा सा चीज़ें याद आ गई, फिर आप वापस से ना, आप होता है एक टाइम एंड मेमोरी रिलेशन, तो मैं कभी बाद में बताऊंगा, बट देयर इज अ वेरी परफेक्ट रिकॉल। अगर आपको इस सब चीज़ें करना है तो देयर इज अ फ्रेम, लाइक अगर जो आपने पढ़ा कुछ भी, तो उसको नेक्स्ट 2 दिन में एक बार, दूसरे दिन बेसिकली आफ्टर 2 डेज एक बार रिकॉल कर लीजिए। अगर खासतौर पे अगर टिपिकल आपने कुछ नया पढ़ा है तो देन नेक्स्ट 7 पे, देन नेक्स्ट 1 मंथ पे एक बार उसको रिविजिट करना होता है। अगर आपने ये कर लिया तो दैट विल स्टिक फॉर 6 मंथ, फिर 6 मंथ तक की, सॉरी 3 मंथ तक की आप बड़े आराम से, अगर कोई पूछेगा तो 3 मंथ पे इसको वापस से रिकॉल करोगे। तो ये आपका पैटर्न है, दिस हैज बीन ऑब्जर्व्ड लॉन्ग स्टडी। तो ये मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रख के, आई हैव टोल्ड यू कि आई हैव केप्ट लाइक नुआंसेस, स्मॉल नुआंसेस इन माइंड, क्योंकि एक एक नंबर की लड़ाई है, तो वी हैव टू get that competitive as. So that's all for today's video, and wait for the one I was talking about. See you in next one. Bye.